सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा म्यूचुअल इंडक्शन जो चैप्टर है उसका 5th लेक्चर है और आज हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। मतलब यहाँ पे हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के जो टॉपिक है उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब याद करिए इसके पहले वाला टॉपिक क्या था। इसके पहले वाला टॉपिक था सेल्फ इंडक्टेंस। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था कि सर्किट खुद के करंट की वजह से, खुद के सर्किट के अंदर खुद का करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस किया जो अपने खुद के करंट को अपोज करता है। तो खुद की वजह से खुद में ईएमएफ इंड्यूस किया था, उसको हम बोलते, वो कंसेप्ट था सेल्फ इंडक्टेंस का। अब यहाँ पे वर्ड है म्यूचुअल। अब देखिए म्यूचुअल कभी आएगा? म्यूचुअल तभी आएगा जब कम से कम दो लोग तो होने चाहिए। सिंगल से नहीं होता। सिंगल में तो सेल्फ, जैसे बोलते हैं सेल्फी, खुद के लिए। लेकिन जब म्यूचुअल हो जाता है तो म्यूचुअल मतलब कम से कम दो होता है। तो यहाँ पे हम दो सर्किट कंसिडर कर रहे हैं। तो जो इंडक्शन यहाँ पे होगा, एक सर्किट की वजह से दूसरे में इंडक्शन होगा और दूसरे सर्किट की वजह से पहले में इंडक्शन होगा। ये हो गया म्यूचुअल, आपस में एक दूसरे में इंड्यूस करना ईएमएफ। इसलिए इस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, जो यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है, ट्रांसफॉर्मर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या। अब आपके सामने जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कम से कम दो सर्किट होगा। तो देखिए मैंने आपके लिए दो सर्किट यहाँ पे दिखाया हुआ है। देयर आर टू सर्किट्स ओवर हियर। एक सर्किट का हमने पहले सर्किट को नाम दिया कॉइल 1, दूसरे सर्किट को नाम दिया कॉइल 2। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या? यहाँ पे ऐसा है कि पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉइल 1 में से करंट पास करेंगे और कॉइल 2 में सिर्फ मेजर करेंगे करंट पास हो रहा है कि नहीं। मैं केस 1 की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। केस 1, तो केस 1 में यहां पे हम अज्यूम करेंगे कि कॉइल 1 में करंट I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, कॉइल 1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि उसमें कुछ कनेक्शन होगा डेफिनेटली, वो हमने नहीं दिखाया है। मतलब समझ गए, यहाँ पे आपका एक रियोस्टैट है, यहाँ पे आपका एक बैटरी है, यहाँ पे आपका एक सेल की है। ये अज्यूम करिए, बेसिक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ गैल्वानोमीटर, सिर्फ गैल्वानोमीटर है जो करंट मेजर करेगा। तो इस सर्किट की कॉइल 1 में सपोज करंट I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो I1 थ्रू कॉइल 1। अब जब I1 फ्लो होगा तो ऑयस्टर्ड के कंक्लूजन के हिसाब से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंड कॉइल में से पास होगा। मतलब देयर विल बी अ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज लाइंस ऑफ फोर्स बोलिए या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलिए, व्हाटएवर। यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होगा, मतलब दोनों में से पास होगा। प्रोड्यूस 1 में होगा लेकिन वो सिंस दूसरा वाला उसके बगल में ही है, साथ में ही है, तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ वो सेकेंड कॉइल में से ही पास होगा। ठीक है ना? अब सपोज आपका करंट चेंज हो रहा है। आपका जो करंट है वो इस बार भी सपोज, मतलब करंट चेंज होने से पहले सपोज हम लोग अज्यूम करें कि यहाँ पे जो फ्लक्स कॉइल 1 की वजह से जो कॉइल 2 में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं बाय 521। तो ये जो 521 जो फ्लक्स होगा, मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस इन द सेकेंड कॉइल ड्यू टू द करंट इन द फर्स्ट कॉइल। ये किसको डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा I1 पे। भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारे फर्स्ट सर्किट पे, उस पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और इक्वल डालते हैं तो डाला जाता है M कांस्टेंट 21 into I1। अब इस M21 को क्या बोलते हैं? M21 को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर दूसरा नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
This is mutual induction in the second coil because of the first coil 2-1. तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई M21 is equal to phi21 upon I1. ये हो गया आपका केस 1. अब इसके साथ एक और चीज ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं कि करंट इज चेंजिंग नाउ. सपोज I1 is changing. तो लेंस और फैराडे के हिसाब से क्या होगा, अगर I1 is changing मतलब कि इस चेंजिंग करंट की वजह से फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो आपके इस सेकेंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, है कि नहीं. अब हम बात करते हैं उस ईएमएफ जो इंड्यूस होगा. दैट विल बी E21. EMF induced in the second coil due to the current in the first coil. चेंजिंग करना, करंट चेंज हो रहा है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ. जो करंट चेंज होगा फर्स्ट कॉइल में, उसकी वजह से सेकेंड कॉइल में जो EMF इंड्यूस होगा that will be equal to minus d phi21 by dt. अभी phi21 is M21, तो minus M21 di1 by dt. ठीक है ना. तो ये आपका हो गया एक तरीके से, आप समझ लीजिए फॉर्मूला फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड. किसमें? इन द सेकेंड कॉइल बिकॉज ऑफ द करंट इन द फर्स्ट कॉइल. अब हम हमारा केस चेंज करते हैं. क्या करेंगे, हम लिखेंगे केस 2. अब केस 2 में क्या चेंजेस हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या होगा, केस 2 में यहाँ पे हम ले लेंगे हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे हमारा रियोस्टैट ले लेंगे, बैटरी ले लेंगे और की ले लेंगे, है ना. तो अब हम लोग करंट यहाँ पे नहीं पास दिखाएंगे, हम दिखाएंगे करंट सेकेंड सर्किट में पास हो रहा है. करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेकेंड सर्किट. यहाँ पे I2, दैट इज माय केस 2. सो केस 2 में लिखूंगा I2 थ्रू कॉइल I1. ये पूरा जो केस 1 है क्या था, कॉइल 1 में करंट पास हो रहा था जिसकी वजह से कॉइल 2 या सर्किट 2 में ईएमएफ इंड्यूस हुआ. अब सेकेंड कॉइल में, सेकेंड सर्किट में करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से फर्स्ट सर्किट में या फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, ये सब कुछ सेम आएगा, सिर्फ 2-1 की जगह 1-2 हो जाएगा. तो क्या होगा इधर देखिए, phi12 प्रोपोर्शनल टू I2, phi12 is equal to M12 into I2. मतलब फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द करंट इन द सेकेंड कॉइल. तो ये वही है म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो यहाँ पे आप लिखेंगे M12 is equal to phi12 upon I2. फिर लिखेंगे सपोज I2 is changing. तो सपोज I2 चेंज हो रहा है. अब I2 चेंज होगा तो E12 EMF induced in the first coil इसके हिसाब से हो जाएगा minus M12 di2 by dt. यही है म्यूचुअल इंडक्शन. मतलब पहले कॉइल के करंट ने सेकेंड कॉइल में ये ईएमएफ इंड्यूस किया, सेकेंड कॉइल के करंट ने फर्स्ट कॉइल में ये ईएमएफ इंड्यूस किया. ठीक है, ओके. अब आगे हमारा ये कहना है कि बाय सिमेट्री M12 is equal to M21 is equal to M. एक्चुअली जो म्यूचुअल इंडक्शन था दोनों में सेम होता है. हम लोग सिंबॉलिकली हमने अलग अलग दिखाया है 1-2 और 2-1, एक्चुअली वो सेम होता है. अगर वो सेम हो गया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो M21 है उसको लिखेंगे M is equal to phi21 अपॉन I1, और यहाँ पे इसके हिसाब से लिखेंगे phi12 अपॉन I2. अब इसको देखिए कैसे हम लोग जनरलाइज करते हैं. हम ये देख रहे हैं कि ये जो फ्लक्स है वो सेकेंड कॉइल का फ्लक्स है और ये जो करंट है वो फर्स्ट कॉइल का है. यहाँ भी देखा जाए फ्लक्स जो है पहले कॉइल में है और करंट जो है वो दूसरे कॉइल में है. मतलब फ्लक्स और करंट अलग अलग सर्किट का है. अभी जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको जनरली हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सर्किट. वो सर्किट को प्राइमरी सर्किट बोलते हैं. और उस वजह से जो सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट. तो इसका मतलब एक जनरलाइज फॉर्मूला बन गया, म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू
flux in the secondary circuit upon current in the primary circuit. Please understand this. क्योंकि इसी से बनेगा हमारा डेफिनेशन. ये जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है सेकेंड सर्किट में उसको बोलेंगे सेकेंडरी, और जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी. तो पहले केस में कॉइल 1 प्राइमरी सर्किट था, कॉइल 2 सेकेंडरी सर्किट था. केस 2 में कॉइल 2 बन गया प्राइमरी सर्किट और कॉइल 1 बन गया सेकेंडरी सर्किट. तो उसके हिसाब से आपका एक जनरलाइज फॉर्मूला बन गया, फ्लक्स इन द सेकेंडरी सर्किट, करंट इन द प्राइमरी सर्किट. तो ये फॉर्मूला से कैन आई डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन? यस, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड या लिंक्ड विद द सेकेंडरी सर्किट पर यूनिट करंट flowing in the primary circuit. Mutual induction या coefficient of mutual induction can be defined as the flux that is linked with the secondary circuit per unit current flowing in the primary circuit. ये आपका definition हो गया. This is your first definition of mutual induction. इस तरीके से हमने self induction भी 3 तरीके से define किया था, याद करिए. वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन भी मैं आपके लिए 3 तरीके से डिफाइन करवाने वाला हूं. पहला तो ये हो गया. दूसरा ईएमएफ की मदद से डिफाइन करेंगे. ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका म्यूचुअल ई के लिए हो जाएगा सेकेंडरी, ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस एम डी. करंट हमेशा प्राइमरी सर्किट का ही लेंगे. तो इसके हिसाब से अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एम इज इक्वल टू मॉड्यूलस. मॉडुलस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग को नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखाना है, इसीलिए हम लोग को नेगेटिव साइन नहीं दिखाना है. तो ये हो गया. तो ये देख के आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं. दूसरा डेफिनेशन, दिस इज द सेकंड वे ऑफ गिविंग द डेफिनेशन. क्या है डेफिनेशन भाई? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड या ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी सर्किट per unit rate of current flowing in the primary circuit. वापस, coefficient of mutual induction can also be defined as the EMF induced in the secondary circuit per unit current, per unit rate of current, क्योंकि bit इसका टाइम है ना, तो per unit rate of current flowing in the primary circuit. तो ये सेकंड तरीका हो गया. याद करिए, ये 2 तरीका तो हमने सेल्फ इंडक्शन में देखा है. अभी इसी से हम लोग ने यूनिट भी डिफाइन किया था. याद करें यूनिट. अब इसका यूनिट यहां से कैसे पता चलता है यूनिट? तो इसका हो जाएगा वोल्ट, इसका हो जाएगा एम्पियर पर सेकंड, और इसी को हम लोगों ने नाम दिया है हेनरी, जिसका सिंबल है कैपिटल एच. सेम है, सेल्फ इंडक्शन भी हेनरी है और आपका म्यूचुअल इंडक्शन का भी सिंबल हेनरी ही है. यूनिट का सिंबल वोल्ट पर एम्पियर से पर सेकंड, मतलब सेकंड ऊपर आ जाएगा वोल्ट सेकंड, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं. ये भी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में और जो साइंटिस्ट के ऑनर में हम लोग जनरली हेनरी यूज करते हैं फॉर इंडक्टर, वो सेल्फ इंडक्शन हो या फिर म्यूचुअल इंडक्शन. लेकिन अगर एमसीक्यू में ये आ गया तो भूलने का नहीं है, ये भी पूछ दे सकते हो लोग एमसीक्यू में ये वाला ऑप्शन. तो आपको मालूम होना चाहिए भी आंसर है. ऐसा नहीं है कि हम लोग ढूंढ रहे हेनरी है ही नहीं और दिया ये हमारे एमसीक्यू में. ठीक है ना. जैसे कि मैंने कहा 3 तरीका है डिफाइन करने का. मैंने आपको 2 तरीका डिफाइन कर दिया है. एक तीसरा तरीका सेल्फ इंडक्शन में वर्क डन के हिसाब से, तो उसमें डेरिवेशन था. डेरिवेशन नहीं है, उन लोग ने वो ड्यू नो में फॉर्मूला के हिसाब से दिया है, तो मैं लिख देता हूं कि वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू m I1 into I2. If I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, M is equal to W. ये तीसरा तरीका है डिफाइन करने का, म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन करने का तीसरा तरीका. कैसे? So mutual induction can also be defined as the mutual potential and work done. क्या है? Potential energy ना stored. Mutual potential energy. Mutual वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि 2 सर्किट है. Mutual potential energy which is stored due to the unit current. Unit क्योंकि करंट 1 है. Unit current flowing in each of the circuit. दोनों सर्किट में जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो वो जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, जो जनरेट होगा, जो स्टोर होगा, उसी को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन.
अब ये जो पार्ट है वो एक्सप्लेनेशन में नहीं, वो छोटा सा आपके जो बॉक्स होता है डू यू नो में उसमें दिया हुआ है, लेकिन ठीक है दिया तो मैंने भी आपको समझा दिया। इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है टू द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसका जो एक और नेक्स्ट टॉपिक इससे जो है दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो मैं लिखता हूं टॉपिक का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ coupling between two circuits। अब ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? देखिए कपलिंग वर्ड है ना, अगर आपको याद हो सुना हो कभी, जैसे ट्रेन होते हैं ना, दो अलग अलग बोगी होते हैं ना उसके, तो बोगी को ज्वाइन करने के लिए बीच में वो कपलिंग होता है, उसको कपलिंग बोलते हैं। जो दो ट्रेन की बोगी को ज्वाइन करता है वो फिट हो जाता है इस तरीके से, उसको कपलिंग बोलते हैं। तो कपलिंग का मतलब क्या हो? कपल वर्ड दो हुआ ना, कपल मतलब दो, तो दो चीज को जो कनेक्ट करता है ना उसको हम लोग कपलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या कैसे कनेक्ट हो रहा है? तो म्यूचुअल इंडक्शन देखिए दो कॉइल से रिलेटेड है, दो सर्किट से रिलेटेड है, तो कपलिंग तो हो गया ना, क्योंकि दो चीज आपस में आ गई साथ में। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? इसका सिंबल बेसिकली कैपिटल के है। अभी करता क्या है देखिए, अभी सपोज यहाँ पे आपका फ्लक्स है, जस्ट इमेजिन ना, यहाँ पे आपका ये जो फ्लक्स है ना सपोज ∅1 है जो जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द करंट। अभी इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ डायग्राम को। यहाँ पे हम लोग I1 अज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ I1 करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे सपोज सिर्फ गैल्वेनोमीटर है ना, हमारा केस 1 है ना, उसके हिसाब से तो यहाँ पे I1 होगा और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो चलो जो भी EMF इंड्यूस होगा वो। अब देखिए इस करंट की वजह से यहाँ पे सपोज फ्लक्स ∅1 है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इस फर्स्ट कॉइल में सर्किट में फ्लक्स ∅1 है तो क्या ये फ्लक्स ∅1 इधर भी फ्लक्स ∅1 ही रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ये इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ा सा जो जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास थोड़ा लीक हो जाएगा, थोड़ा लॉस हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो पूरा का पूरा फ्लक्स ∅1 तो नहीं पहुंच पाएगा ना सेकंड कॉइल में। कम पहुंचेगा कि ज्यादा? ज्यादा तो पहुंच नहीं सकता, ∅1 से ज्यादा थोड़ी हो सकता, ∅1 अगर जितना उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो उससे कम ही हो सकता है। तो कितना कम हो सकता है या कितना कम पहुंचेगा वो मुझे के बताएगा, इसलिए उसका नाम है कोएफिशिएंट। इट इज के कोएफिशिएंट which is ∅21 upon ∅1, या फिर ∅21 is equal to k times ∅1। this is your coefficient of coupling k। तो ये क्या बताता है कि कितना फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में पहुंचेगा एज अ पार्ट ऑफ द फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स है उसका कितना पार्ट पार्ट 2 या सेकेंडरी कॉइल में पहुंचेगा, वो जो कोएफिशिएंट है उसी कोएफिशिएंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो अगर म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा है, सपोज म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा है दोनों कॉइल का, अच्छा कंपैटिबिलिटी अच्छा, तो ज्यादा का ज्यादा फ्लक्स पहुंचेगा, तो मतलब के का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर दोनों में कंपैटिबिलिटी कम है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन कम है, तो कम फ्लक्स पहुंचेगा, उसके हिसाब से उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा होगा तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, अगर म्यूचुअल इंडक्शन कमजोर होगा तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगा सेकेंडरी सर्किट में। तो ये कपलिंग की वजह, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिटरमाइन करेगा कि भाई कितना फ्लक्स पहुंच रहा है सेकेंडरी कॉइल में और उसकी वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको बताएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्या रिलेशन है। अब वो आप जरा ध्यान से देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका जो म्यूचुअल इंडक्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस। मतलब अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो ईएमएफ अच्छा डेवलप होगा। 2-1 मतलब सेकेंडरी। अब मुझे तो सेकेंडरी लिखना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट वाले ने 2-1 लिखा है, पता नहीं क्यों 2-1 लिखा, उन लोगों ने यहाँ सेकेंडरी लिखना चाहिए, क्योंकि हम प्राइमरी सेकेंडरी समझ गए।
तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी में इंड्यूस होगा। अब बोलो ने 2 1 लिखा तो मैंने भी 2 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो जो म्यूचुअल इंडक्शन, जो भी म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो डिपेंड, वो क्या करेगा, जितना अच्छा होगा उतने अच्छा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब ईएमएफ अगर ज्यादा इंड्यूस हुआ इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा है, तो प्रोपोर्शनलिटी हो गया। अब जो म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका 5 to 1 कितना अच्छा है, आपका 5 to 1, प्लस ये डिपेंड करेगा सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स N2, तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इसको आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा M इज इक्वल टू 5 to 1 इंटू N2, या पहले N2 लिख देता हूँ, N2 इंटू 5 to 1, so this is equal to N2, मतलब what is 5 to 1, it is the coefficient of coupling K into 5 1। अब फर्स्ट फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल किस पर डिपेंड करेगा, वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द फर्स्ट सर्किट का डिपेंड करेगा। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो M will be equal to K N1 N2, आप समझ रहे हैं। नाउ अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस याद है तो वहां पे हमने प्रूव किया सॉलिनॉइड में कि सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। एक्चुअली वो स्मॉल n था, वहां पे था ना ऐसा स्मॉल n था, वो स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना। तो ये n तो आप स्मॉल n स्क्वायर बोले कैपिटल n स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि n इज प्रोपोर्शनल टू रूट l, तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, k रूट L1 रूट L2, M is equal to K root L1 into L2, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है म्यूचुअल इंडक्शन का सेल्फ इंडक्टेंस के साथ, ये रिलेशन विद K, एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, लेकिन जनरली उन्होंने ये बोला, हम लोग इसको देखें, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। Now if L1 is equal to L2, सपोज दोनों सर्किट का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इक्वल है, और अगर K1 है M will be equal to root L square, M will be equal to L, so in that case जो self inductance है वही mutual inductance होगा। self inductance of the coil is equal to the mutual inductance of the two circuits। अब K is equal to 1 का जब अब ये समझ सकते हैं K का वैल्यू देखो कोएफिशिएंट है, जब भी कोई वर्ड कोएफिशिएंट हो तो याद रखना वो जो क्या होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है ना वो 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, सिंपल है, क्योंकि वो कोएफिशिएंट है ना, तो रेशियो है, नीचे का क्वांटिटी बड़ा है ऊपर का कम है, तो इट हैज टू बी लेस देन 1। k इक्वल टू 1 मतलब इसका मतलब कि बहुत अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज मैक्सिमम। k का वैल्यू अगर वैल्यू 1 हो जाए मतलब मैक्सिमम, बहुत ही अच्छा इंडक्टेंस है, पूरा का पूरा फ्लक्स जो फर्स्ट सर्किट का पूरा ट्रांसफर हो गया सेकंड में। डिफिकल्ट है, इट इज नॉट सो इजी, लेकिन अगर आपको कोई बोलता है k का वैल्यू 1 है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरा जो फ्लक्स फर्स्ट सर्किट का पूरा ट्रांसफर हो गया सेकंड सर्किट, कुछ लीक ही नहीं हुआ, कुछ लॉस ही नहीं हुआ सराउंडिंग्स। लेकिन जनरली ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे इफ k ग्रेटर देन 0.5 एंड k लेस देन 0.5, तो ग्रेटर देन 0.5 मतलब स्ट्रॉन्ग m है, और ये हो जाएगा वीक m। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छा है, अगर k का वैल्यू 0.5 से बड़ा है, k का वैल्यू 0.5 से कम है तो वीक है, कमजोर है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कम है, वीक है। That is what you can say depending on the value of K। अभी इसका देखिए, इसमें आप बढ़ा कैसे सकते हो, घटा कैसे, ध्यान से देखिएगा। अभी सपोज आपका, अभी इसको कॉइल को आप वाउंड करें, सपोज लेट्स से आपके पास एक आयरन कोर है, ये आयरन कोर आपका, ठीक है। अभी इस आयरन कोर पे आपने एक कॉइल वाउंड कर दिया है ना, और इसी पे फिर दूसरा कॉइल भी वाउंड, दूसरा कॉइल। अब दोनों कॉइल जब एक ही कोर पे वाउंड करेंगे ना तो K मैक्सिमम हो जाता है, इस ऐसे केस में K मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉइल में आपने वाउंड कर दिया। इसमें लॉस होने का चांस बहुत कम है, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट यहाँ का जो 5-1 है और यहाँ का जो 5-2-1 है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होएगा, ऑलमोस्ट K का वैल्यू वेरी नियर टू 1, यहाँ पे K का वैल्यू जो होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर आपको रिड्यूस तो बढ़ाने के लिए हुआ, अगर आपको रिड्यूस करना है तो क्या करने का, देखिए अगर आपको रिड्यूस करना तो क्या करने का पता है, एक कोड लेने का इधर और एक दूसरा कोड यहाँ लेने का,
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉइल आपका ऐसा है और यहाँ पे कॉइल आपका ऐसा है। मतलब परपेंडिकुलर है, ये जो कोर है और ये कोर है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए कॉइल। अगर कॉइल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स है वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होने की वजह से k का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे k मिनिमम हो जाता है, यहाँ पे k मैक्सिमम हो जाता है। पैरेलल, सेम डायरेक्शन, सेम कोर, और ये दो अलग अलग को अच्छा डिस्टेंस में डिपेंड करता है। अगर पास में होगा तो इंडक्टेंस ज्यादा होगा, अगर दूर जाए तो जैसा आपको चाहिए। आपको इंडक्शन ज्यादा चाहिए, इंडक्शन कम, कैसा आपका एप्लीकेशन, जिस डिवाइस में आपको यूज करना है उसके हिसाब से आप उसको पास, दूर, उसको आप पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगल पे जैसा चाहिए, जितना इंडक्शन चाहिए तो पैरेलल पे मैक्सिमम मिलेगा, परपेंडिकुलर मिनिमम मिलेगा। उसका बीच में चाहिए तो आप थोड़ा एंगल करके, थोड़ा पास दूर करके आप अपना k का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग डिवाइसेस में यूज होता है। अभी उन लोगों ने मेंशन किया हमारा जो ये होता है ना वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में जो आपका जो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका कपड़ा भी सूख जाता है ना, ड्राइंग क्लोथ्स, इलेक्ट्रिक ड्रायर्स, क्लोथ ड्रायर्स। अभी वहाँ पे कपड़ा अगर सूखता है तो कुछ गर्म होता है, गर्म करके तो उसको सुखाएंगे ना, तो वहाँ क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यूज करते हैं। मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए उसमें कैसा आता है, अभी सपोज एक कॉइल ऐसा है, हाँ ऐसा जस्ट इमेजिन करिए कॉइल एक ही कोर पे, अभी दूसरा कॉइल पे, अब देखिए मजेदार क्या है, एक का करंट अगर ऐसा फ्लो होगा ना तो दूसरे कॉइल का करंट ऑपोजिट फ्लो होगा, ऑपोजिट। इसकी वजह से क्या होगा, दोनों कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, कैंसिल करेगा दूसरे को, कैंसिल करेगा। देखो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, फ्लक्स होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और कपड़ा गर्म, अपना कपड़ा जो आपने धोया है वो गर्म भी हो जाएगा, है ना, सूख भी जाएगा। लेकिन ये ऑपोजिट करंट प्रोड्यूस करने का फायदा क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कम से कम हो जाएगा। बोले क्या फायदा कोएफिशिएंट कम करने से, अब देखिए आपका ये कॉइल होता है वॉशिंग मशीन में अंदर नीचे की तरफ होता है। अब पूरा का वॉशिंग मशीन का है ना कवर होता है ना, वो आपका मेटल का कवर होता है। अगर ये ऐसा ना करे तो पता है क्या होगा, ये कॉइल का आपका जो केस है ना, केस मतलब जो आपका वॉशिंग मशीन का जो बाहर का डब्बा है उसके साथ इसका कपलिंग हो जाएगा। कपलिंग उसके साथ तो आपको वहां शॉक लगेगा, आप जब टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा, क्योंकि इसका आपके मेटल केस के साथ कपलिंग हो जाएगा। वो कपलिंग ना हो तो क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, कपलिंग को यहीं मिनिमम कर देते हैं, तो आपको बाहर का जो केस है ना उसको टच करेंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। ये एप्लीकेशन है आपके वॉशिंग मशीन में, जहाँ पे आपका कपड़ा धुलने के बाद जो सूखता है ना वो इस कॉइल की वजह से सूखता है, जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को मिनिमम करते हैं बाय हैविंग टू कॉइल्स जिसमें दोनों का ऑपोजिट करंट होता है। ऑपोजिट करंट वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मिनिमम हो जाएगा। हीट होगा, हीट तो देखो करंट पास होता है, हीट तो प्रोड्यूस होगा, वो हीट जो प्रोड्यूस होगा उससे कपड़ा गर्म हो जाएगा, लेकिन कपलिंग मिनिमम हो जाएगा ना। कपलिंग मिनिमम हो गया मतलब आपको जो बाहर का केस है उधर टच करने से आपको शॉक नहीं लगेगा। इसका यूज है। फिर रेडियो कॉइल्स भी होता है, रेडियो कॉइल्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स में, उसमें भी के का वैल्यू बहुत कम होता है, उसमें 0.05 से लेके 0.001 इतना होता है फॉर रेडियो कॉइल्स। उन्होंने दिया हुआ वैल्यू तो याद। तो ये कंसेप्ट था कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। अब हम आते हैं लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ट्रांसफार्मर। देखिए कपड़ा जो धुलता है ना वॉशिंग मशीन में, वहां हम चाहते हैं के का वैल्यू कम हो, लेकिन ट्रांसफार्मर जो होता है ना हम चाहते हैं के का वैल्यू वहां ज्यादा हो, वहां हम ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन चाहते हैं। जबकि हमारा जो वॉशिंग मशीन है हम चाहते हैं वहां के का वैल्यू कम हो, तो वहां वैसा कंसेप्ट। अब देखिए ट्रांसफार्मर में के का वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग का कंसेप्ट क्या है। तो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट ट्रांसफार्मर्स। अब ट्रांसफार्मर तो आपने देखा होगा, बड़े बड़े जहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बिल्डिंग होते हैं ना वहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है। रोड साइड पे भी आप जाएंगे कहीं बड़े बड़ी जगह पे ओपन एरिया में, अडानी इलेक्ट्रिसिटी है, टाटा पावर है, इन लोग का ट्रांसफार्मर लगा रहता है। बड़े बड़े पावर स्टेशन के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो हमारा बेसिक है कि देखिए ये आपका एक आयरन कोर है और
आयन कोर के ऊपर कॉइल वाउंडिंग है, ये आपका प्राइमरी कॉइल बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से आपका करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ से करंट प्रोवाइड, ये इनपुट है, इसको आप इनपुट भी बोल सकते हैं भाई, दिस इज इनपुट, और यहाँ से बाहर निकलता है तो आउटपुट, ये आपका आउटपुट है। इनपुट को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे करंट आ रहा है, और ये आउटपुट है, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। यहाँ पे करंट नहीं आता, यहाँ पे करंट, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसलिए देखो जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे, और जहाँ पे करंट आ रहा है उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब म्यूचुअल इंडक्शन सीखा हुआ 2 सर्किट में ही बताया था। तो ये आपका प्राइमरी कॉइल है, आपका सेकेंडरी कॉइल है, जिसको हम लोग इनपुट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, उसको आउटपुट बोल सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है, दे इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, और एक आयन कोर पे दोनों को बॉन्ड किया रहता है। अभी इसमें कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन इज द बेसिस ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग है दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा। इसमें क्या होता है, एक लो वोल्टेज को आप हाई वोल्टेज बना सकते हैं, या हाई को आप लो, जैसा आप चाहें आप वैसा वोल्टेज वेरिएशन कर सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये ऐसा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, सपोज आपने प्राइमरी को अभी ये आप जानते हैं यहाँ तो एसी करंट होता है ना, तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट वेरी हो रहा है, तो करंट अगर वेरी हो रहा है तो डेफिनेटली ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही ना। तो हम लोग एक अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कॉइल को देते हैं। अब जब हम अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कॉइल को देते हैं उसकी वजह से फ्लक्स होगा। अभी सपोज फ्लक्स 5 पर यूनिट टर्न, पर टर्न ऑफ कॉइल। अब ये फ्लक्स दोनों के साथ होगा, लिंक दोनों के साथ होगा। जो फ्लक्स लिंक होगा ना, जो फ्लक्स दोनों कॉइल में लिंक होगा, ये जो मैं 5 लिख रहा हूं ना दैट इज पर टर्न ना, याद रखना, नॉट द टोटल कॉइल के लिए नहीं, इट इज पर टर्न। अब टोटल जो होगा डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। तो सपोज इसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है NP, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है NS। आप समझ रहे? तो पहले वाले का जो φ1 होगा ना, फ्लक्स इन द फर्स्ट प्राइमरी, या P लिख देता हूं प्राइमरी में, तो दैट विल बी NP into 5। और सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा ना वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इनटू 5, क्योंकि 5 इज द फ्लक्स पर टर्न, एक टर्न का है। उसको नंबर ऑफ टर्न से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको पता चलेगा टोटल फ्लक्स कितना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके ना। तो ये लोग में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो अगर मैं पहले आपसे पूछूं व्हाट विल बी द ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल में, ईएमएफ कितना होगा? तो सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ अगर लिखना है तो माइनस सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न से NP d∅dt। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ, अभी सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा P, तो माइनस NP d∅dt है ना। क्योंकि देखो अगर आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो चलिए मैं डिटेल में बताता हूं। एक्चुअली लिखा जाएगा माइनस d∅s/dt, तो ये हो जाएगा माइनस d/dt ऑफ NP into 5, तो NP बाहर आ जाएगा माइनस NP। मैंने उसको डायरेक्टली दिखा दिया था, चलो यहाँ स्टेप वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसकी तरह से ऐसे ही करेंगे तो इधर भी वही आएगा ना, फिर EP is equal to minus NP, सॉरी मैंने इधर ऐसा आएगा ना, E कैसे लिख दिया जब प्राइमरी है, यहाँ सेकेंड, ये सेकेंडरी है क्या, सॉरी दिस इज सेकेंडरी NS, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज NS NP d∅/dt। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ओके ओके। लेट्स टेक द रेशियो ES/EP। तो इसका रेशियो लोगे तो d∅/dt तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा NS/NP। डिवाइड करो तो d∅/dt कट जाएगा, तो ES/EP विल बी माइनस माइनस भी कट जाएगा NS/NP। अभी NS/NP को इट इज कॉल्ड एज टर्न्स रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मर रेशियो, जो also called as transformer ratio. For ideal transformer, एक अच्छे ट्रांसफॉर्मर की क्या खूबियत है? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट
इनपुट पावर। अभी पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, मतलब EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। इनपुट इज प्राइमरी, आउटपुट इज सेकेंडरी। अब इसके हिसाब से रेशियो निकालते हैं, तो IP अपॉन IS इज इक्वल टू ES अपॉन EP। ये वाला इस फॉर्म में लिखा मैंने। Therefore ES upon EP is equal to NS upon NP is equal to IP upon IS। अब इसमें दो केसेस है। केस 1 number of turns in the secondary greater than number of turns in the primary। तो इसमें EMF induced in the secondary will be greater than EMF induced in the primary। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में EMF ज्यादा इंड्यूस हुआ है। अच्छा, उसके हिसाब से करंट का क्या होगा? हियर करंट इन द प्राइमरी विल बी ग्रेटर देन करंट इन द सेकेंडरी। दिस इज केस 1। अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या है? NS इज लेस देन NP, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। So ES is less than EP, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब EMF सेकेंडरी कॉइल में कम इंड्यूस हुआ है कंपेयर टू द EMF इन द प्राइमरी कॉइल। तो करंट का क्या हो जाएगा? हियर करंट इन द प्राइमरी विल बी लेस देन करंट इन द सेकेंडरी, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एग्जाम में ट्रांसफार्मर का डायग्राम पूछ सकते हैं, ट्रांसफार्मर का एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, तो ये सब उसका एक्सप्लेनेशन है अबाउट ट्रांसफार्मर व्हिच इज एन एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाई म्यूचुअल हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे ना कि ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो, तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है लोकेलिटी में, घरों में पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करंट EMF ज्यादा इंड्यूस होगा तो करंट ज्यादा बनेगा, करंट ज्यादा बनेगा तो पास ऑन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रॉब्लम बचता है, 2-3 प्रॉब्लम्स है, वो भी देख लेते हैं। ओके दोस्तों, आपके सामने मैं लिखा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बोला एन EMF ऑफ 96 मिलीवोल्ट। 96 मिलीवोल्ट का मतलब है 96 into 10⁻³ वोल्ट्स is induced। तो इसको मैं सेकेंडरी बोल देता हूँ। EMF is always induced in the secondary coil when the current in the nearby coil is increasing at the rate। करंट का रेट मतलब DIP, rate of change of current। प्राइमरी में होगा ना IP 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन? अभी हमने इसका डेफिनेशन सेकंड टाइप ऑफ डेफिनेशन में क्या याद करो? ES अपॉन DIP/dt। हम लोगों ने मॉडुलस लिखा था, मतलब नेगेटिव साइन ये कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा 96 into 10⁻³ अपॉन 1.20। लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। तो ये पॉइंट हटेगा तो 96 अपॉन 12 into 10⁻², ये जाएगा 8 into 10⁻² हेनरी। दैट इज आंसर। सिंपल था। थोड़ा सा ट्रिकी लगता है लेकिन है नहीं, ये भी देख लीजिए। A pair of coils has a mutual inductance of 1.5 Henry, मतलब M दिया हुआ है 1.5 Henry। If the current in one coil changes from 0 to 10 ampere, मतलब change in current, that is delta IP, 10 minus 0, that is 10 ampere, और उतना टाइम delta T 0.2 second। What is the change of flux? delta 5 पूछा है, change of flux। अभी हम जानते हैं कि flux is equal to सेकेंडरी इज इक्वल टू M इंटू करंट IP, हम देखे हुए। तो अगर मुझे चेंज इन फ्लक्स चाहिए तो M इंटू चेंज इन करंट होना चाहिए, डेल्टा IP। सॉरी, डेल्टा IP। तो ये M दिया हुआ है 1.5, चेंज इन करंट है 10, दैट बिकम 15 वेबर। अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ चेंज, अगर यहाँ पे वर्ड आ जाए रेट ऑफ चेंज, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा 5s अपॉन डेल्टा T 1.5 अपॉन 0.2, दैट विल बी 75 वेबर पर सेकेंड। टेक्सचर वालों ने ये आंसर दिया है, लेकिन ये आंसर कब होगा? जब रेट वर्ड यूज होगा। टेक्सचर ने वेबर पर सेकेंड भी नहीं दिया है,
वो लोग ने आंसर सिर्फ वेबर दिया है, तो वेबर अगर है तो दिस शुड बी द आंसर 15। 75 तो तभी होगा जब यहाँ पे एक वर्ड आपको डालना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज, मतलब पर यूनिट टाइम अगर डालेंगे तब 75। तो थोड़ा सा ये चेंजेस समझ लीजिएगा, इसका ऐसा है। एक आध सम और भी है, वो भी चलिए देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट दो और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पे है द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, मतलब कैपिटल M दिया हुआ है 10 मिली हेनरी which is 10 into 10 raised to minus 3 Henry. If the current in one of the coil, the current जिसमें हो रहा है वो तो प्राइमरी माना जाएगा, तो उसका चेंज ऑफ करंट दिया मतलब डेल्टा IP दिया हुआ है 5 से 1 मतलब 1 minus 5 which is minus 4 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ है डेल्टा T दिया हुआ है 0.2 सेकेंड्स। इसमें EMF इंड्यूस मतलब EMF हमेशा सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा, तो वो पूछा है। ऑल्सो कैलकुलेट द इंड्यूस चार्ज, मतलब ये चार्ज जो पूछा है वो भी सेकेंडरी का पूछा है। अच्छा, रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका सेकेंडरी का 5 ओम, ये सेकेंडरी, सर ये सब सेकेंडरी कॉइल का पूछा है। ठीक है, तो हमको पता है ना ES का फॉर्मूला क्या, माइनस M dIP/dt, माइनस M का वैल्यू कितना है 10 raised to minus 2, rate of change of current is minus 4 upon 0.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 10 raised to minus 1 into 4 upon 2, 2 हो जाएगा, that is 2 into 10 raised to minus 1, 0.2 वोल्ट। देखिए पहला आंसर तो आ गया 0.2 वोल्ट्स। अब उसी कॉइल में इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल में कितना चार्ज इंड्यूस होगा। अभी जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो करंट इनटू टाइम होता है कि नहीं, करंट इनटू टाइम, टाइम मतलब यहाँ पे डेल्टा टी में बोल सकता हूँ। अभी सेकेंडरी कॉइल का अपने को करंट नहीं मालूम है, जो भी करंट है वो प्राइमरी का है, मगर चार्ज तो सेकेंडरी का पूछा है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग इसको V अपॉन मतलब ES अपॉन RS भी लिख सकते हैं। EMF in the secondary coil हमने निकाला है 0.2 volts, resistance in the secondary coil दिया 5, टाइम दिया हुआ है 0.2, तो 0.04 अपॉन 5 0.008 कूलम या 8 मिली कूलम। इजी था, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का था, नहीं तो फिर इजी। एंड नेक्स्ट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्टेंस है ये, LP is equal to LS is equal to 200 into 10 raised to minus 6, जिसको आप लिख सकते हैं 2 into 10 raised to minus 4 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस M 4 into 10 raised to minus 6 हेनरी। परसेंटेज ऑफ कॉइल फ्लक्स which reaches from one coil to other, that is coefficient of coupling। एक कॉइल से दूसरे कॉइल जो फ्लक्स ट्रांसफर करेगा कौन करेगा, कपलिंग करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या, M is equal to K रूट L1 L2 याद करो, तो आपका K हो जाएगा M अपॉन रूट LP into LS, M है 4 into 10 raised to minus 6 अपॉन रूट, अभी दोनों सेम ही है एक्चुअली, 2 into 10 raised to minus 4 into 2 into 10 raised to minus 4, तो एक बार हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 into 10 raised to minus 4, 2 2s are 10 raised to minus 2, that is 0.02, और परसेंटेज पूछा तो into 100 कर दो, 2%। पहले कॉइल से दूसरे कॉइल में कितना परसेंट फ्लक्स ट्रांसफर होगा, 2%, बड़ा कम है, बहुत कम फ्लक्स ट्रांसफर। तो आई होप आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट टॉपिक समझ गया विद द सम्स। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, that is electromagnetic induction। अब नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है AC सर्किट्स। आई होप आपको ये लेक्चर चैप्टर समझ में आएगा, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।